आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम पिछली कक्षा में नीति निर्देशक तत्व के इस टॉपिक को हमने शुरू किया था। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित आर्टिकल्स कौन कौन से, कैसे कैसे, क्या क्या हैं, उनके सब की हम चर्चा करते हैं। सबके बारे में थोड़ी सी व्याख्या करते हैं, उनको थोड़ा समझते हैं, पढ़ते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या कहा गया, और इनको याद करने का थोड़ा सा एक तरीका और क्या है, हम किस तरीके से इन आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच के अंतर को पढ़ा। हमने इसके अलावा हमने नीति निर्देशक तत्व के अर्थ को समझा कि असल में होते क्या हैं। तो हमने इस बारे में हमने थोड़ी सी शुरुआती चर्चा की थी। आगे आप समझिए कि नीति निर्देशक तत्व से संबंधित आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व जाते हैं, उनमें कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या कहा गया। देखिए, आर्टिकल 36 और 37 ये दो आर्टिकल तो अलग है। इनका संबंध तो ठीक वैसे ही है जैसे आर्टिकल 12 और 13 का मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार जिस तरीके से आर्टिकल 12 से 35 तक तीसरा भाग है, लेकिन जो हमारे 6 अधिकार दिए गए वो आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं, आर्टिकल 32 तक जाते हैं। ठीक वैसे ही नीति निर्देशक तत्व में जो शुरुआत होती है वो भाग 4 की शुरुआत 36 से लेकर 51 तक पूरा का पूरा भाग 4 है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा आर्टिकल 38 से शुरू की गई है। जो 36 और 37 में क्या है ये हम पहले समझते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल 38 से नीति निर्देशक तत्वों की वो शुरुआत करेंगे। तो देखिए, पहले 36 और 37 को समझिए, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो बाद में जोड़े गए, ताकि आपको जो पूरे नीति निर्देशक तत्व है अच्छे से याद हो सके। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में वही बात लिखी है जो आर्टिकल 12 में लिखी है। आर्टिकल 12 का संबंध चूंकि भाग 3 से है, आर्टिकल 36 का संबंध भाग 4 से है। तो आर्टिकल 12 जो बात भाग 3 के लिए कहता है, आर्टिकल 36 वही बात भाग 4 के लिए कहता है कि भाग 4 में राज्य शब्द जो भी आएगा, उस राज्य शब्द का अर्थ क्या होगा, उस राज्य के शब्द के दायरे में कौन कौन आएंगे, वो आर्टिकल 36 में कहा गया। लेकिन 12 में और 36 में अंतर है। अंतर यह है कि आर्टिकल 12 में समझाया गया विस्तार से, वो 4 बिंदु दिए गए कि जहां कहीं भी भाग 3 में राज्य शब्द का उल्लेख होगा, उस राज्य शब्द के दायरे में क्या क्या आएंगे, केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, ये 4 बिंदु थे। आर्टिकल 36 में एक लाइन लिख दी गई कि भाग 4 में जहां कहीं भी राज्य शब्द आएगा, उसका अर्थ ठीक वही होगा जो भाग 3 के लिए अनुच्छेद 12 में है। मतलब अनुच्छेद 12 में दिए गए राज्य शब्द की जो परिभाषा है, वही आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में जहां कहीं भी राज्य शब्द आएगा, वो राज्य शब्द का अर्थ भी ठीक वही होगा। तो इस तरीके से राज्य की परिभाषा इसमें दी गई, और राज्य की परिभाषा के दायरे में इसमें अनुच्छेद 12 के तरह 12 को ही अपना लिया गया। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए नीति निर्देशक तत्व, हम साथ साथ लिख लेते हैं दोनों आर्टिकल्स। पहले लिखे अनुच्छेद 36, हेडिंग नीति निर्देशक तत्व आपको पहले से डाला हुआ था, हम कल शुरू कर ही चुके थे इस क्लास को, पिछली क्लास में। अनुच्छेद 36 लिखें राज्य की परिभाषा, और इसमें लिखें भाग 4 में, भाग 4 का मतलब अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 में उल्लेखित राज्य शब्द, उल्लेखित राज्य शब्द का अर्थ अनुच्छेद 12 के समान होगा, अनुच्छेद 12 के समान होगा, या फिर अर्थ वही होगा जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है, ये लिख सकते हैं। का अर्थ वही होगा जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। ठीक है, तो इसके दायरे में भी, राज्य के दायरे में वो विस्तृत अर्थ है, जिसमें केंद्र सरकार आ गई, राज्य सरकार आ गई, स्थानीय प्राधिकारी आ गए, अन्य प्राधिकारी आ गए, वो है।
चलिए अनुच्छेद 37 क्या है वो देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि भाग 4 नीति निर्देशक तत्व वो क्या होंगे, वाद योग्य नहीं होंगे, न्याय योग्य नहीं होंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आर्टिकल 37 में कही गई कि नीति निर्देशक तत्व, साथ में लिख लीजिए आप, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य या फिर इसे कह सकते हैं आप न्याय योग्य नहीं होंगे। अर्थात यदि राज्य इस दिशा में काम नहीं करता है जो उससे ये काम इसमें सौंपे गए हैं, तो हम कोर्ट की शरण नहीं ले सकते, हम कोर्ट में नहीं जा सकते राज्य के विरुद्ध कि राज्य ने ऐसा क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये फोर्सेबल नहीं है, इनको फोर्स नहीं किया गया है कि हम कोर्ट में जाके इन्हें लागू कराने की दिशा में काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं किया गया है। राज्य की इच्छा पे छोड़ा गया है कि वो जब करेंगे, राज्य जब भी ऐसा करेगा, समर्थ होगा, वो ऐसा कर देगा। ये दो आर्टिकल्स हमने पढ़े, आर्टिकल 36 और 37। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो भी नीति निर्देशक तत्व राज्य को के लिए निर्देश दिए गए संविधान द्वारा वो हम समझते हैं, वो देखें आप। शायद आपको वो आर्टिकल 37 को तो खास तौर से ध्यान रखें, शायद वो आगे के आर्टिकल्स आपको पहले से याद ना हो, तो कैसे याद और हो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक इसका एक बिंदु और भी है कि देखिए हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्व में मूल संविधान की स्थिति थोड़ी सी अलग थी, बाद में अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से उसमें कुछ नीति निर्देशक तत्व वो जोड़े गए। और वो जो नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए वो कौन कौन से ऐसे नीति निर्देशक तत्व है जो बाद में जोड़े गए हैं, वो भी हम थोड़ा सा समझते हैं कि वहाँ जब उन सबको एक जगह लिख लेंगे तो आपको ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। तो अब तक 4 संविधान संशोधन हुए हैं नीति निर्देशक तत्वों में, 4 ही संविधान संशोधन हुए हैं। और वो 4 कौन कौन से हैं, तो पहले इसमें एक लिख लीजिए, संविधान संशोधनों के माध्यम से संविधान संशोधनों के माध्यम से बाद में जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व। बाद में जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व तो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो देखें आप क्या करें, संविधान संशोधन लिखें। एक तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन कौन से संविधान संशोधन से था, 4 संविधान संशोधन ध्यान रखें, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन और 97वां संविधान संशोधन। ये 4 संविधान संशोधन हैं जिनके माध्यम से कुछ नीति निर्देशक तत्व बाद में जोड़े गए। इसके द्वारा 4 जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 4 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। एक तो कौन सा था, अनुच्छेद 39F, स्मॉल f लिखना है, ध्यान रखना है, 39F। और ये क्या है, इसमें है बच्चों के लिए स्वतंत्र एवं उचित वातावरण की स्थापना। बच्चों के लिए स्वतंत्र एवं उचित वातावरण कि राज्य ये प्रयास करेगा कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि जिसमें बच्चों को स्वतंत्र एवं उचित वातावरण मिले। ये बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में 39F में। 39A, B, C, D, E ये पहले से थे, F और जोड़ दिया। 5 नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 39 के अंतर्गत 5 बिंदु पहले से थे, F का बिंदु एक और जोड़ दिया गया, 6 हो गए 39 में। ठीक है, एक और दूसरा क्या कौन सा जोड़ा गया,
एक जोड़ा जाता है आर्टिकल 39A, ये कैपिटल ए करना है आपको। एक खास बात ध्यान रखें आप, मैंने आपको कहा कि 39A B C D E पहले से थे, F बाद में जोड़ा, तो फिर मैं ए यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? फिर ए तो पहले से जुड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि 42वें संविधान संशोधन में 39A जोड़ा। एक तरफ मैं कह रहा हूँ A B C D E पहले से थे, दोनों बातें कैसे संभव है? तो ये ध्यान रखें कि वो जो 39A है उसको हम 39A ऐसे लिखेंगे, आर्टिकल 39A वो 39 का हिस्सा था, 39 के बिंदु थे 5, ये छठा जुड़ गया। लेकिन ये जो 39A है ये आर्टिकल 39 का हिस्सा नहीं है, ये आर्टिकल 39 से अलग आर्टिकल है। तो जब भी कैपिटल में आता है इसका मतलब वो आर्टिकल उस आर्टिकल का हिस्सा नहीं है बल्कि अलग है। तो ये 39A जोड़कर उसमें क्या जोड़ दिया गया? समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता। तो 39A का और 39 इस कैपिटल ए का आप शायद फर्क समझ पा रहे होंगे। उस 39A में वो अलग चीजें हैं, उसमें रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने की बात की गई है महिलाओं और पुरुषों को, और इस 39A में समान और निःशुल्क विधिक सहायता ये बाद में जुड़ा है, वो मूल संविधान में था। फिर तीसरा और कौन सा जुड़ा नीति निर्देशक तत्व है? वो देखें, वो जुड़ता है आर्टिकल 43A, इसमें भी कैपिटल है, तो आर्टिकल 43 का हिस्सा नहीं है ये, आर्टिकल 43 से अलग है। और इसमें है उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी कि राज्य ये प्रयास करेगा कि उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी को वो सुनिश्चित करे। फिर एक और जुड़ता है आर्टिकल 48A, ये भी कैपिटल ए है, और इसमें है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, संरक्षण कि पर्यावरण का संरक्षण करेगा राज्य। ये 4 आर्टिकल्स से 4 नीति निर्देशक तत्व 42वां संविधान संशोधन द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, 4 याद रह जाएंगे, 39F स्मॉल वाला, 39A कैपिटल वाला, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A, ये 4 है। फिर एक और दूसरा और संविधान संशोधन होता है, और वो कौन सा होता है? 44वां संविधान संशोधन, (1978) और इस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ वो भी आप समझ लीजिए। इसके माध्यम से एक जुड़ता है आर्टिकल। देखिए, पहले मूल संविधान में आर्टिकल 38 ही था, आर्टिकल 38 था कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। ये आर्टिकल 38 था पहले, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया और आर्टिकल 38 को चेंज किया और 38 के 2 पॉइंट कर दिए। जो आर्टिकल 38 की बात थी उसको 1 में रख दिया और आर्टिकल 38(2) स्थापित कर दिया। तो आर्टिकल 38(2) में एक नई बात जोड़ी, वो जोड़ी आय की असमानताओं को कम करने का राज्य प्रयास करेगा, कि राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और सभी लोगों को अवसर में असमानता जो भी स्थापित है उसको समाप्त करने की दिशा में कार्य करेगा। तो इसमें आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास। पहले आर्टिकल लिख देता हूं मैं, कौन से आर्टिकल में ऐसा किया गया? आर्टिकल 38(2) जोड़ा, तो 38(1) भी स्थापित किया, लेकिन जो 38 वाली बात वो तो 38(1) में कर दी और 38(2) वो लिख दिया। और आर्टिकल 38(2) में क्या कहा? आय की असमानताओं को
कम करने का प्रयास राज्य करेगा। तो कम करने का है, समाप्त करने का नहीं है, ये ध्यान रखना है, कम करने का प्रयास। 44वें द्वारा ये 4, 42वें द्वारा ये 4, 44वें द्वारा ये 1। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इतना लिख लीजिए, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये लिख लीजिए आप। फिर एक संविधान संशोधन और होता है तीसरे वाला इस नीति निर्देशक तत्व में, और वो है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002। और इस संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, जोड़ा कुछ भी नहीं गया, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा भाषा चेंज की गई। पहले कुछ और बात थी, अब कुछ और बात कर दी गई। आप जानते हैं अच्छे से, हम पहले पढ़ भी चुके हैं इस बारे में कि 86वें संविधान संशोधन का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। इसमें 3 चीजें चेंजेस हुई 86वें संविधान संशोधन द्वारा। एक तो आर्टिकल 21 के जोड़ा मूल अधिकार में। देखिए तीनों चेंज कहाँ पे हुई, मौलिक अधिकार में परिवर्तन हुआ, नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन हुआ और मूल कर्तव्य में परिवर्तन हुआ। तीनों में चेंज हुआ इस 86वें संविधान संशोधन से। आर्टिकल 21 के जोड़ा, मौलिक अधिकार बढ़ गया है, शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। लेकिन ये ध्यान रखें, आर्टिकल 45 जो मूल संविधान था, ये थोड़ा ध्यान रखें, मूल संविधान जो आर्टिकल 45 था उसमें क्या लिखा हुआ था पहले, कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान करेगा, उनकी यह व्यवस्था करेगा। ये आर्टिकल 45 में कहा गया था। और क्या कहा गया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। ये अनुच्छेद 45 की बात है। लेकिन जब आर्टिकल 21 के जोड़ा 86वें संविधान संशोधन द्वारा, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को तो अधिकार ही दे दिया, अधिकार दे दिया गया कि राज्य को ऐसा करना पड़ेगा। अब वो इसके लिए उस फोर्स कर दिया गया, उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मौलिक अधिकार तो प्रवर्तनीय है, वो न्यायालय में हम शरण ले सकते हैं। तो इसलिए ये जब मौलिक अधिकार के रूप में शामिल हो गया, तो आर्टिकल 45 में जो 6 से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य जो व्यवस्था करेगा, ये जो बात कही गई थी उसका कोई तुक नहीं था, क्योंकि अब तो ये फोर्सेबल है, अब राज्य को ऐसा करना ही पड़ेगा। तो उस आर्टिकल 45 का कोई तुक नहीं था। तो फिर 86वें संविधान संशोधन में ही आर्टिकल 45 की भाषा में चेंज कर दिया, और जहां पहले लिखा हुआ था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा, वहीं आर्टिकल 45 में इस संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया कि राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की उचित देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो जहां ये 6 से 14 लिखा था मूल संविधान में, इसमें 0 से 6 कर दिया। इसमें उचित देखभाल का भी और शिक्षा का भी दोनों प्रावधान कर दिए गए। तो देखिए वर्तमान समय में हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी में खासतौर से प्री प्राइमरी के स्तर तक जो बच्चों को जिस तरीके से पौष्टिक आहार वगैरह की व्यवस्था है, और प्री प्राइमरी की आप आंगनबाड़ी में शिक्षा की भी शुरुआती स्तर की जो व्यवस्था है, वो एक तरीके से इसी से प्रभावित है। फिर आप देखिए एक और संविधान संशोधन किया जाता है, 97वां संविधान संशोधन। दो 2011। और इस 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा एक आर्टिकल और जोड़ा जाता है,
एक नीति निर्देशक तत्व और जोड़ा गया, आर्टिकल 43B। ये कैपिटल है, ध्यान रखें आप, मतलब ये आर्टिकल 43 का हिस्सा नहीं है। और इसमें कहा गया राज्य है वो सहकारी समितियों के स्थापना एवं सहकारी समितियों के गठन एवं उनके विकास की दिशा में कार्य करेगा। सहकारी समितियों का गठन एवं विकास, उन्नयन। तो आर्टिकल 43B में सहकारी समितियों के बारे में कह दिया गया 97वें संविधान संशोधन द्वारा। आप इसको भी वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो एक तरीके से ये समझिए आपकी 42वें संविधान संशोधन में 4, 44वें में 1, आर्टिकल 45 में भाषा चेंज 86वें संविधान संशोधन द्वारा, और 97वें संविधान संशोधन द्वारा 43B जोड़ के एक और नीति निर्देशक की स्थापना। तो अगर आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके आप लिखें। चलिए अब लिखने के बाद देखें, एक बार रजिस्टर बंद करके आप ये जो नए जुड़े हैं इनको केवल याद कीजिए एक बार। देखिए, पहला 42, दूसरा 44, तीसरा 86, चौथा 97वां। 42वें में 4 नीति निर्देशक तत्व नए, 38(2) 44वें में था, शुरुआत वहां से होती है लेकिन वो 44 में था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 39F वहां से शुरू करना है, बच्चों के लिए स्वतंत्र एवं उचित वातावरण। आर्टिकल 39A कैपिटल वाला ए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 43A उद्योगों में के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी। और आर्टिकल 48A पर्यावरण का संरक्षण। फिर 44वां संविधान संशोधन एक बिंदु जोड़ा, आर्टिकल 48 में दूसरा उपबंध जोड़ा, और आय की असमानताओं को कम करने की दिशा में राज्य काम करेगा, ये बात जोड़ी गई। फिर 86वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 45 की भाषा चेंज करते हुए 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की उचित देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई। और 97वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 43B जोड़ा गया और उसके माध्यम से सहकारी समितियों के गठन की और उनके उन्नयन की बात उसमें की गई। आगे बढ़ते हैं हम, सारे के सारे नीति निर्देशक तो यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखें, शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 38 से। आर्टिकल 38 क्या कहता है वो देखें आप। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा कि जिसमें क्या क्या हो, वो दोनों बातें, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु दोनों बातें आर्टिकल 38(1) और 38(2) ये उसमें बात की गई है। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, आप एक तरीके से आर्टिकल 38 का मूल शीर्षक आप ये कह सकते हैं कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि। ये समझ लीजिए आप। तो देखिए, शुरुआती लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात है, तो सीधी सी बात यह है कि नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य का भाव निहित है। ये जनहित के काम करने की दिशा का काम एक तरीके से राज्य को सौंपा गया है। आर्टिकल 38(1) क्या कहता है? 2 क्लोज हैं इस 38 में। आप जानते हैं दूसरा क्लोज 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। तो पहले क्लोज में क्या कहा गया कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से समस्त संस्थाएं अनुप्राणित हो सकें, जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। ये पूरी लाइन है, लेकिन आप देखें इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के माध्यम से
लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो सके। तो ये आर्टिकल 38(1) है। तो यहाँ पे देखें, एक तो ये जो लैंग्वेज है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये आपने और कहीं भी पढ़ी होगी, हमने पहले पढ़ा इसको, आपने ये शायद शब्दावली आपको और कहीं भी आई होगी। आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो प्रस्तावना मैं आपको याद दिला देता हूँ, जिसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जो भाषा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, फिर विचार अभिव्यक्ति, वो आगे और बात थी, विचार अभिव्यक्ति, इसके अलावा धर्म उपासना की स्वतंत्रता, ये जो आगे और भी बात कही गई वो आगे तक है उसमें, लेकिन जो न्याय वाली बात है उसमें 3 शब्द हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली प्रस्तावना में भी शामिल है और नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक इसी क्रम में पहले सामाजिक न्याय, फिर आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो वहाँ प्रस्तावना में हमने न्याय पढ़ा, फिर समता की, स्वतंत्रता की बात आई 5 प्रकार की, आप जानते हैं, वाक, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, वो उसमें आगे कही गई। लेकिन ये जो शब्दावली है प्रस्तावना में भी शामिल है और यहाँ भी शामिल है। फिर ये तो मूल संविधान का हिस्सा, एक तो ये बात है, और फिर दूसरा एक और जोड़ा गया और वो 44वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 38(2) इसमें जोड़ा गया कि राज्य आय की असमानताओं को, राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। हालांकि ये आगे और भी 38(2) में, तथा विशिष्टतया न केवल विशिष्ट लोगों को बल्कि विभिन्न जो समूह हैं उन समूह के लोगों को, वो जो असमानताएं हैं, वो जो अन्याय की भावनाएं हैं, जो अवसर में असमानताएं हैं, उनको समाप्त करने की दिशा में काम करेगा। ये और भी बातें हैं, लेकिन आप मोटे मोटे तौर पे इतना याद रख लेंगे तो इतना पर्याप्त है आपके लिए, क्योंकि इसमें वो सारे भाव आ जाएंगे। वो शब्दों को जितना छोटा रखेंगे उतना याद होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये जो 38(2) है ये जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन 1978। देखिए पूरे के पूरे उस बात को, जैसे मैं आर्टिकल 38(2) की बात या फिर किसी भी आर्टिकल की पूरी बात वैसे की वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में लिखाऊं, उसकी बजाय ये ज़्यादा अच्छा है कि मैं उस भाषा में आपको और केवल उतना ही लिखाऊं जितना आप याद कर सकें, जितना आप पचा सकें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना आपके काम का है। मान लीजिए जो चीज़ आपके काम की ही नहीं है, उस चीज़ को फिर वहाँ तक ले जाने की कोई आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। उस चीज़ को आप मेरे तक छोड़ दीजिए, वो मेरे से आगे तक अगर वो पहुँचेगी, आप लोगों तक पहुँचेगी, तो फिर वो आप लोगों के लिए ज़्यादा कष्टदायक भी होगी और वो आपके काम की है नहीं, और बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी काम के आप तक उसे पहुंचाना मेरे ख्याल से आपके लिए नुकसानदायक है। तो 38(2) में केवल इतनी सी लाइन याद रखें आप, ठीक है। क्योंकि देखें सीधी सी बात एक है कि जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं हम, और किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी रोग के लिए, तो जहाँ पे 50 mg की टेबलेट से काम चल सकता है, रोगी ठीक हो सकता है, उसको 500 mg की टेबलेट देने से कोई तुक नहीं है। वो उसके साइड इफ़ेक्ट करेगी बॉडी पे, वो उसके उस रोग को तो हो सकता है जल्दी समाप्त कर दे, लेकिन दूसरे प्रकार की दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही अगर ऐसी कुछ चीज़ें बगैर किसी काट छांट के आपके सामने अगर पेश की जाए जो आपके काम के नहीं हैं, तो फिर वो मेरे ख्याल से वो आपके लिए नुकसानदायक ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि आपको इस एग्ज़ाम में बहुत वाइड सिलेबस है, बहुत विस्तृत सिलेबस है,
और इस विस्तृत सिलेबस में से यदि पिन पॉइंटेड चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई गई, कुछ चीज़ें यदि बहुत ऐसी चीज़ों को बताया गया जो बेकार की है, बिना किसी काम की है, तो फिर बाद में आप उन चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे और जो मेन चीज़ें हैं उन पे फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, फिर आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो ये इस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। इसको आप लिख लीजिए, उतार लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आपने ये लिख लिया होगा, आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 39 की तरफ। अनुच्छेद 39। और आर्टिकल 39 कहता है कि राज्य नीति का इस प्रकार से संचालन करेगा कि क्या क्या व्यवस्थाएं स्थापित हो सके। इसके लिए कई बिंदु दिए गए। तो राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार से करेगा कि अब देखें संचालन कैसे करेगा, और इसमें कई बिंदु दिए गए, ए बी सी डी ई, ये कई बिंदु दिए गए कि ये काम राज्य करेगा। तो आर्टिकल 39 का हिस्सा है ये। 39 में बिंदु देकर समझा दिया गया कि राज्य ये काम करेगा। पहला काम क्या दिया गया राज्य को, वो दिया गया कि स्त्री और पुरुषों के लिए अवसर के पर्याप्त रोजगार के, आजीविका के पर्याप्त अवसर वो स्त्री और पुरुषों के लिए आजीविका के पर्याप्त अवसर, आगे लिखा गया उपलब्ध कराएगा। आप केवल इतना लिख लीजिए पिन पॉइंटेड कि स्त्री और पुरुषों के लिए आजीविका के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएगा राज्य। दूसरा काम राज्य को क्या दिया गया, दूसरा काम राज्य को दिया गया और कहा गया कि राज्य और क्या करेगा। और बी में कहा गया, आर्टिकल 39 बी और सी बहुत महत्वपूर्ण है। बी और सी क्यों महत्वपूर्ण है, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, तब आपकी ये बात समझ में आएगी। इसलिए वो जो चर्चा करने से पहले मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको इस बारे में वो जब बात करें आगे, मौलिक अधिकार और नीति निश्चित तत्वों के बीच के संघर्ष की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के संघर्ष की, तब आप समझ सकें इस बात को कि आर्टिकल 39 बी और सी की जिसकी चर्चा हम वहाँ पे कर रहे हैं वो असल में है क्या, उसमें क्या है। इसमें कहा गया समाज के भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग, सबके हित में प्रयोग। इसको किसी कुछ लोगों के हित के लिए काम में नहीं ले सकते अपन, सामूहिक हित में होना चाहिए। ऐसे संसाधन जो समाज के सामूहिक संसाधन हैं, भौतिक संसाधन हैं। फिर सी में कहा गया कि धन के अहितकारी संकेंद्रण पर रोक। भाषा इसकी थोड़ी लंबी है, इन सब की संविधान में अगर आप देखेंगे तब, लेकिन मैं उनका सार जो मोटी मोटी बातें हैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरी भाषा में आपके सामने लिखूंगा तो आप उस भाषा में उलझ के रह जाएंगे, उसकी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। तो धन के अहितकारी संकेंद्रण पर रोक। संकेंद्रण मतलब एक जगह पे केंद्रित कर देना, धन को एक जगह पे सेंट्रलाइज हो जाए, उस पर रोक। धन तो सभी लोगों के पास हो, वितरित हो। ऐसा ना हो कि ऐसी व्यवस्था बन जाए कि धन सारा आके एक जगह पे इकट्ठा हो जाए और बाकी लोगों के पास कुछ रहे ही नहीं। ऐसा ना हो, उस पर रोक लगाने की दिशा में राज्य काम करेगा। ठीक है। डी में चौथे में कहा गया, और वो कहा गया महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। स्त्री और पुरुषों के लिए
समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर ई में क्या कहा गया, और ई में कहा जाता है कि स्त्री पुरुष कार्मिकों के शक्ति और स्वास्थ्य के दुरुपयोग पर रोक, और बच्चों के स्त्री और पुरुषों के स्वास्थ्य और उनकी शक्ति के दुरुपयोग, और बच्चों के एक तरीके से सुकुमार अवस्था उनकी जो है, जो उनका भोलापन है, जो उनकी मासूमियत है, उसके ऊपर दुरुपयोग पर रोक राज्य लगाएगा। कि ऐसा ना हो कि महिला और पुरुष कार्मिकों की शक्ति का और उनके स्वास्थ्य का दुरुपयोग किया जाए। कोई भी कारखाना मालिक या कोई भी व्यक्ति जो जिनके अधीन कोई कार्मिक काम कर रहा है, वो उनकी शक्ति का वो मिसयूज करे, उनके स्वास्थ्य का मिसयूज करे, शोषण इस प्रकार से करे कि जो उनके स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो, और बच्चों की जो मासूमियत है उसका दुरुपयोग किया जाए। ऐसा नहीं कर सके कोई, तो राज्य इस दिशा में काम करेगा। तो क्या कहा गया इसमें, कहा गया स्त्री पुरुष कार्मिकों, कर्मकारों या कार्मिकों की शक्ति एवं स्वास्थ्य तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था। सुकुमार अवस्था का मतलब जो उस अवस्था का भोलापन है, मासूमियत है, जो उनको एक अबोधपन है, सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग पर रोक। यह आर्टिकल 39 में कहा गया। मूल संविधान में आर्टिकल 39 में 5 ही बिंदु थे, लेकिन आर्टिकल 39 में एक बिंदु और जोड़ा गया एफ के रूप में, और वो जोड़ा जाता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और वो कहा गया है कि राज्य है वो बच्चों के लिए स्वतंत्र एवं उचित वातावरण स्थापित करने का प्रबंध करेगा। स्वतंत्र एवं उचित वातावरण। और ये जो जोड़ा जाता है एफ वाला, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, उसके द्वारा ही जोड़ा जाता है। पूरे को आप लिख लीजिए आर्टिकल 39 को। इसमें आप अगर देखें कि स्त्री और पुरुषों के लिए आजीविका के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएगा राज्य, तो लोक कल्याणकारी राज्य ही ऐसा कर सकता है। फिर समाज के भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग, के समाज के जो भौतिक संसाधन हैं, जो भी भौतिक संसाधन, जैसे मान लीजिए भूमि, वो भौतिक संसाधन में आती है, पानी वो भौतिक संसाधन, जितने भी जमीन के ऐसे संसाधन जो भौतिक संसाधन है, उनका सामूहिक हित में प्रयोग हो, सबके हित में प्रयोग हो। वो संसाधन कहीं ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति विशेष के हितों की ही पूर्ति करता हो, बल्कि उसका सामूहिक हित में प्रयोग किया जाए। ठीक है। और फिर तीसरा, धन के अहितकारी संकेंद्रण पर रोक, कि धन कहीं एक ही जगह संकेंद्रित ना हो जाए, वो उसके ऊपर राज्य रोक लगाने की दिशा में काम करेगा। स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन। और स्त्री पुरुष कार्मिकों की शक्ति और स्वास्थ्य और बच्चों की सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग पर रोक, राज्य इस दिशा में भी काम करेगा। और फिर बच्चों के लिए स्वतंत्र एवं उचित वातावरण, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और ए से लेकर एफ तक ये स्टार लगा देता हूं मैं, बाद में जोड़ा गया। इससे पहले वाला अगर हम देखें तो इसके भी मैं स्टार लगा देता हूं, इसका मतलब ये भी बाद में जोड़ा गया। बाद में जोड़े गए वो हमने एक जगह लिख ही लिए थे। वैसे आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 40 की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 40 समझते हैं कि 40 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 40, लेकिन 40 समझने से पहले आपको एक बात और भी समझनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा आर्टिकल पहले 39 कैपिटल ए को।
आर्टिकल 39A आप जानते हैं बाद में जोड़ा गया, और 39A कब जोड़ा गया वो बात हम कर लेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हम पहले ये बात कर ही चुके हैं, और इसमें कहा गया समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, और ये जोड़ा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। देखिए आपको पता होगा हमने यहां कर लिया था, समान न्याय नहीं लिखा यहां पे, समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। तो ये 39A जोड़ा था ना 42वें संविधान संशोधन में। तो देखें आर्टिकल 39A में समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता ये जोड़ा जाता है। फिर देखें आर्टिकल आगे एक और देखें, अगला जो नीति निषेध तत्व है वो आर्टिकल 40। और आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 कहता है कि राज्य पंचायतों के गठन और उनके उन्नयन के विकास, उनके उन्नयन मतलब उनके विकास की दिशा में वो काम करेगा, ये प्रयत्न करेगा कि पंचायतों का गठन हो और उनका विकास हो। तो पंचायतों का गठन एवं उन्नयन, एक बात ध्यान रखें कि देखिए नीति निर्देशक तत्वों का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, वो जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, वो बिंदु पढ़ेंगे इस टॉपिक में, तब आप पढ़ेंगे कि इनका महत्व इस दिशा में, इनकी प्रासंगिकता इस दिशा में है कि राज्य को लोक कल्याणकारी बनाता है ये। और इसमें राज्य जैसे जैसे समर्थ हुआ वैसे वैसे राज्य ने इस दिशा में काम किया, और काम करते हुए और उन आर्टिकल्स में कही गई बातों को स्थापित किया। जैसे आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई, 1959 में ही राज्य ने कोशिश कर ली, बल्कि 1957 में ही उसने एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन कर दिया था। उस समिति की सिफारिश के आधार पर उसने पंचायती राज व्यवस्था, जो तीसरे स्तर की व्यवस्था है, उसको स्थापित करने की दिशा में काम किया। 1992-93 तक ये चलता रहा, लेकिन उस 1992 में एक संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन लेके आए। 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका वाला प्रावधान भी लिया और पंचायतों का स्थापित किया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा उनको दे दिया गया, और एक तरीके से संवैधानिक स्तर पर तीसरे दर्जे को मान्यता दी गई, पंचायती राज को स्थापित किया गया। तो राज्य जैसे जैसे समर्थ हो उसने ऐसा किया। ठीक है, तो इनकी इंपॉर्टेंस देखिए कितनी ज़्यादा है कि ये जो संविधान में अपेक्षा की गई राज्य ऐसा करेगा, राज्य ने वैसा किया। किया कब? जब वो समर्थ हुआ। समर्थ होगा तभी कर पाएगा। चलिए आगे देखें, आर्टिकल 41 क्या कहता है। आर्टिकल 41 कहता है कि राज्य क्या करेगा, कि राज्य जैसे ही अपने आर्थिक उस पाबंदी या आर्थिक उसकी जो भी सीमा है उसका ध्यान रखते हुए राज्य करेगा क्या, कि राज्य उन समस्त सीमाओं के भीतर, आर्थिक और अन्य समस्त प्रकार की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं के भीतर वो लोगों को काम पाने का, शिक्षा पाने का और कुछ दशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार देने की वो कोशिश करेगा। ये आर्टिकल 41 में कहा गया। ये कहता है कि अपनी आर्थिक सीमाओं के भीतर रहते हुए, अपनी आर्थिक सीमाओं का ध्यान रखते हुए, लेकिन उन शब्दावली को आप छोड़ दीजिए, वो जो शब्दावली ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उन शब्दावलियों को आप छोड़ दीजिए। तो इसमें क्या कहा गया कि राज्य है वो क्या करेगा, काम प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने तथा
कुछ दशाओं में तथा कुछ दशाओं, और कौन कौन सी दशा कही गई, 4 शब्द लिए गए, खास तौर से ध्यान रखें। 4 शब्द जो लिए गए उसमें बीमारी, बेरोजगारी, बुढ़ापा तथा निशक्तता, ये कुछ दशाएं ये हैं। इन 4 दशाओं में, निशक्तता में, कुछ दशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा? राज्य ये करेगा कि एक तो कहा गया काम पाने, दूसरा शिक्षा पाने, पहले तो काम की बात की गई, दूसरा शिक्षा पाने की बात की गई, और तीसरा सहायता। कौन सी सहायता? लोक सहायता, मतलब सरकारी सहायता प्राप्त करने। और लेकिन सरकारी सहायता कौन सी दशाओं में? कुछ दशाओं में, इन 4 दशाओं में। एक बीमारी, दूसरा बेकारी, तीसरा बुढ़ापा और चौथा निशक्तता। इन 4 दशाओं में लोक सहायता, सरकारी सहायता प्राप्त करने का जो अधिकार प्रदान करने का राज्य कोशिश करेगा कि लोगों के अधिकार मिले, कि वो काम पा सकें, वो शिक्षा पा सकें, और कुछ दिशाओं में लोक सहायता, सरकारी सहायता प्राप्त कर सकें। और हमारी जितनी भी देखिए योजनाएं हैं भारत सरकार की, जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन समस्त योजनाओं का जो आधार है वो नीति निर्देशक तत्व ही होते हैं। जैसे अगर आप देखें कि काम पाने का अधिकार प्रदान करने का राज्य कोशिश करेगा, तो देखिए नरेगा जो स्कीम शुरू की सरकार ने 2006 में 2 फरवरी से, जो वर्तमान में पूरे देश में प्रत्येक जिले में लागू है, आजकल जिसे महानरेगा कहा जाता है, मनरेगा कहा जाता है, वो क्या है? काम पाने के अधिकार प्रदान करने की दिशा में तो काम है। तो इसी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में भी, का अधिकार प्रदान करने की दिशा में भी राज्य काम करेगा। फिर बीमारी की दिशा में लोक सहायता, तो देखिए बीमारी की दिशा में लोक सहायता प्रदान करने की दिशा में राज्य काम करेगा। तो हमारे यहाँ निःशुल्क, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, चाहे वो जांच योजना जितने भी हैं, वो इससे ही तो प्रभावित है। फिर बेरोजगारी में तो बेरोजगारी भत्ता वगैरह सरकार द्वारा दिया जाता है। बुढ़ापे में वृद्धावस्था पेंशन योजना समझ लीजिए, या वरिष्ठ नागरिकों को जितने भी जो सहायता प्रदान की जाती है वो समझ लीजिए, वो इस दिशा में ही किया गया काम है। निशक्तता की दिशा में समझिए, निशक्त लोगों को जिस तरीके से विभिन्न अलग अलग प्रकारों से और सहायता प्रदान की जाती है, वो एक तरीके से आर्टिकल 41 से ही प्रभावित है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 41 पूरा हुआ। आर्टिकल 42 समझिए आप। आर्टिकल 42 कहता है कि काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशा की स्थापना तथा प्रसूति सहायता। तथा प्रसूति सहायता। तो राज्य क्या करेगा? राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा स्थापित करने का तथा प्रसूति सहायता प्रदान करने का कार्य राज्य करेगा, ये उपबंध राज्य करेगा। तो देखिए प्रसूति सहायता की अगर आप काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा की बात करें, तो बहुत सारे कानून ऐसे बनाए हैं जिसमें काम के घंटों को तय किया गया है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं जो मजदूरों से नहीं करवाई जा सकती, वो सब चीज़ें इसमें हैं। फिर इसके अलावा प्रसूति सहायता प्रदान करने की दिशा में तो देखिए आप जननी सुरक्षा योजना सरकार ने चला रखी है, तो प्रसूति सहायता ही तो है। तो राज्य की योजनाओं को हम इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि किस दिशा में नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है।
देखिए अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 कहता है, और आर्टिकल 43 ने कहा कि कार्मिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए, जो काम करने वाले लोग हैं, कार्मिकों के लिए निर्वाह मजदूरी कि इतनी मजदूरी तो उनको कम से कम मिले ही कि जिनसे उनका जीवन यापन हो सके, जीवन निर्वाह हो सके, जीवन का निर्वहन हो सके, इतनी राज्य तय करेगा। तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना, कुटीर उद्योगों की स्थापना, कुटीर उद्योगों का विकास कह सकते हैं आप, स्थापना कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं आप। तो राज्य इस दिशा में काम करेगा कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले। तो ये उद्योगों, कार्मिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का विकास, उनका बढ़ावा, इस दिशा में आर्टिकल 43 में बात की गई। मूल संविधान में ये सब चीजें की गई। लेकिन फिर एक संविधान संशोधन होता है, 43A जुड़ता है और 43B जुड़ते हैं, लेकिन ये 43A और B 43 का हिस्सा नहीं है, ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो अगला आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 43A। क्या कहा आर्टिकल 43A ने? 43A कहता है, बाद में जुड़ता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी, कार्मिकों की भागीदारी, ठीक है। और ये जुड़ता है कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। फिर एक और आर्टिकल जुड़ता है, आर्टिकल 43B, और ये क्या है? इसका संबंध है सहकारी समितियों से, सहकारी समितियों की स्थापना और सहकारी समितियों का गठन एवं उनका विकास। राज्य ये काम करेगा, और ये जोड़ा जाता है कौन से संविधान संशोधन से? 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा ये जोड़ा गया। लिख लीजिए आप इसको। हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 44 की तरफ। आर्टिकल 44 बहुत विवादित आर्टिकल। समान नागरिक संहिता कि राज्य समान नागरिक संहिता स्थापित करने की दिशा में प्रावधान करेगा, व्यवस्था करेगा। समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब देखिए, दो प्रकार के कानून हैं, कोड हैं, एक क्रिमिनल कोड है, एक सिविल कोड है। आपने नाम सुना है तो दीवानी मामले और फौजदारी मामले के, दीवानी कानून और फौजदारी कानून की जिस तरीके से बात है वही बात है। दीवानी मामले, दीवानी कानून जिसको आप कहते हैं, वो सिविल मामले हैं। जो सिविल, आप उनको नागरिक, हिंदी में आप दीवानी भी कह सकते हैं, नागरिक भी कह सकते हैं, एक ही बात है वो। तो सिविल कोड है वो नागरिक संहिता है, वो दीवानी मामले हैं। और फौजदारी मामले वो क्रिमिनल कोड हैं, जिनको आप आपराधिक मामले कहते हैं, जिनको आप दंडिक मामले कहते हैं, जिनको आप फौजदारी मामले कहते हैं, वो सारे क्रिमिनल कोड हैं, क्रिमिनल मामले हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब देखिए, हमारे देश में क्रिमिनल कोड जो है, क्रिमिनल कानून जो है, वो सारे के सारे लॉ एक जैसे हैं, सारे सब पर एक तरीके से लागू हैं, और किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया गया किसी भी व्यक्ति के साथ। पूरे देश में किसी सीमाओं में समस्त एक बराबर, एक जैसे। दीवानी मामले भी, जो नागरिक संहिता वाले मामले, सिविल मामले भी, जो कानून है सिविल मामलों से रिलेटेड, वो कानून भी लगभग सभी मामलों में एक जैसे हैं, एक समान है, सब बराबर है, केवल कुछ मामलों को छोड़कर, जिनमें विवाह, तलाक
और उत्तराधिकार, ये 3 मामले खासतौर से आते हैं जिनमें सेम कानून सभी लोगों के लिए नहीं है, इसमें अलग अलग है और इसमें धार्मिक आधार पे वो चीज़ें थोड़ी अलग अलग तय की गई है। जैसे हिंदुओं के लिए जो विवाह के कानून हैं, विवाह के मामले हैं, विवाह से रिलेटेड लॉज हैं, वो अलग हैं। मुसलमानों के विवाह से संबंधित कानून है वो अलग है, ईसाइयों के लिए वो अलग है, अलग अलग है। ठीक ऐसे ही तलाक संबंधी कानून है वो हिंदुओं के अलग, मुसलमानों के अलग, ईसाइयों के अलग। ठीक ऐसे ही उत्तराधिकार से संबंधित कानून वो भी अलग अलग है। तो ये जो सिविल कोड में ये खासतौर से 3 मामले हैं, वो 3 मामले अलग हैं। तो ये कोशिश आर्टिकल 44 में ये कोशिश करने की दिशा में राज्य को निर्देश दिया गया कि राज्य वो यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित करेगा, और इस दिशा में आवाज़ें उठी बार बार लगातार कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित किया जाए। हिंदू कोड बिल वो लाया गया जो कि पारित भी हुआ, उसके बाद में उसको हिंदू कोड बिल के दायरे में उसे कानूनी रूप दिया गया। जिस समय हिंदू कोड बिल आया उस समय बहुत ज़्यादा विरोध हुआ इस बिल का, बहुत सारे लोगों ने और इसका विरोध किया कि ये गलत है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, सरकार इसे लेके आई, इसे पारित कराई, ये लागू भी है। ठीक इसी तरीके से आजकल जिस तरीके से जो तलाक के मामले खास तौर से हैं, तलाक के मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार कानून लाने की सोच रही है, कानून लेके आई, वो बिल लेके आई, उसका लोगों ने खूब विरोध किया और खूब ज़्यादा प्रदर्शन किया कि ये एक तरीके से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। तो वो आर्टिकल 44 बहुत ज़्यादा चर्चा में इसीलिए है क्योंकि इस दिशा में सिविल कोड को यूनिफॉर्म करने की दिशा में और ये एक तरीके से कार्य किया जा रहा था। तो आर्टिकल 44 थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा में है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में क्या है, कैसे है, ये बहुत लंबा विषय है, बहुत अलग विषय है। इसको किसी अन्य क्लास में हम कोशिश करेंगे समझने की कि क्योंकि एक अकेला ये एक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा विस्तृत है कि जिसमें लगभग 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो हम इसे अलग से फिर से इसकी बैकग्राउंड को कभी किसी अन्य क्लासेस में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये समान नागरिक संहिता है, ये समझिए। तो कौन से मामले हैं? दीवानी मामले हैं, इतना ध्यान रखें आप। फिर देखें अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 45 में कहा गया कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा चेंज किया गया भाषा में। मूल संविधान में तो था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, लेकिन 45 में कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों की उचित देखभाल तथा शिक्षा, राज्य ये काम करेगा। और ये जो भाषा चेंज की गई इसकी प्रावधान किया गया कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ऐसा किया गया। फिर देखिए अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में उन्हें वो मदद करने की दिशा में कार्य करेगा, दुर्बल वर्गों के लिए और एससी और एसटी के लिए, तथा दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक क्षेत्र अर्थ संबंधी क्षेत्र है ना, आर्थिक क्षेत्र में
सहायता के लिए राज्य कार्य करेगा, जिससे कि उनका भी विकास हो, उनके भी विकासों में वृद्धि हो, उनके भी हितों की साधना हो। यह आर्टिकल 46। तो देखिए SC ST के लिए जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, स्कॉलरशिप्स वगैरह जितने भी हैं, हॉस्टल्स वगैरह सरकार के द्वारा उनके चलाए जाते हैं, और आर्थिक क्षेत्र में भी उनको कई प्रकार की मदद वगैरह की जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में मदद की जाती है, वो सारी आर्टिकल 46 से रिलेटेड है। फिर देखिए अनुच्छेद 47। चलिए पहले आप ये लिखें, ऊपर लिखते हैं आर्टिकल 47 को, फिर अगले उसमें आर्टिकल 46 तक इतना आप एक बार रजिस्टर में लिख लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य क्या करेगा? पोषाहार के स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने की दिशा में प्रयास करेगा, सुधारने का प्रयास, तथा मादक द्रव्य पर प्रतिबंध या निषेध लगाने का प्रयास वो राज्य करेगा। यह आर्टिकल 47 में कहा गया कि राज्य क्या करेगा? पोषाहार का स्तर, कि हमारे खान पान का स्तर बढ़े, जिससे हम कुपोषित ना हो, पोषाहार का स्तर ऊंचा हो। इसके अलावा जीवन स्तर ऊंचा हो, हमारे जीवन जीने की शैली ऊंची हो, और लोक स्वास्थ्य में सुधार आए। ठीक है, ऐसा प्रयास करेगा। और इसके अलावा मादक द्रव्य पदार्थ जो हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कोशिश करेगा। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है कि राज्य क्या करेगा कि कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठन करेगा। कृषि और पशुपालन का आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठन करेगा। इसके अलावा क्या कहा गया? तथा विशेष रूप से कहा गया गाय और बछड़ों, ये विशेष तौर पे नाम लिखा गया इनका, गाय और बछड़ों व दुधारू और वाहक पशुओं, वाहक का मतलब जो वाहक के रूप में काम करते हैं, भार वाहक के रूप में काम करते हैं, दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल सुधार तथा वध निषेध, ये कार्य राज्य करेगा कि कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठन हो, और गाय और बछड़ों का नाम तो खास तौर से लिया गया, और दुधारू और वाहक पशुओं में की नस्ल सुधार की जाए और उनका वध निषेध किया जाए। इस दिशा में राज्य कार्य करेगा। आर्टिकल 48 ये कहता है। आर्टिकल 48A फिर एक और आर्टिकल नया जोड़ा गया, और ये इसमें कहा गया क्या? इसमें कहा गया पर्यावरण का संरक्षण। राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा और वन और वन्य जीवों का संरक्षण करेगा।
पर्यावरण के संरक्षण की बात इसमें की गई और ये जोड़ा गया कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए ये आप लिखें, वीडियो पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। यह आर्टिकल 49 कहता है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? और आर्टिकल 50 कहता है, वो कहता है कि राज्य लोक सेवाओं में क्या कोशिश करेगा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रख सके, उनकी पृथकता की दिशा में काम करेगा। तो सीधे लिख लीजिए आप, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। उनका कोई उससे प्रभावित ना हो न्यायपालिका। फिर अनुच्छेद 51 क्या कहता है? वो कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा में अभिवृद्धि। यह आर्टिकल 51 कहता है, एक तरीके से विदेश नीति, भारत की विदेश नीति तय करता है कि अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों के साथ जो भारत संबंध रखेगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, उसको खास तौर से ध्यान रखा जाए और वो उस दिशा में काम करे। तो आर्टिकल 51 तक हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं। नीति निर्देशक तत्व हम अगली क्लास में एक और, जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं इन सभी आर्टिकल्स के मूल मंतव्य को समझने की हम कोशिश करेंगे। आगे की उस क्लास में इस क्लास का उद्देश्य इतना है कि आप इन आर्टिकल्स को थोड़ा याद कर सकें। अगले क्लास में उन आर्टिकल्स के साथ हम थोड़ा सा और एक संघर्ष की कहानी को और पढ़ेंगे, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच की। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। मैं विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।